हेलो डियर व्यूवर्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत कुछ आज समझने वाले हैं भाजपा के दृष्टिकोण के बारे में, भाजपा के फॉर्मेशन के बारे में, कैसे भाजपा में आंतरिक कलह होता है और भाजपा का विभाजन हो जाता है, किस तरह भाजपा ने अपनी विचारधारा को लेकर चला है और आज कहा जाए तो भारत की सबसे सक्सेसफुल पार्टी के रूप में भाजपा उभर कर आई है। तो आज इन्हीं सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर भाजपा जो पार्टी है उसकी विचारधारा किस पक्ष में है, इजराइल के पक्ष में है या फिलिस्तीन के पक्ष में है। और हम यही बात करेंगे, दो नेतृत्वों की भी बात करेंगे कि भाजपा अंडर लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी एंड अंडर लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी कौन सा जो पार्टी है वो किसके पक्ष में झुका हुआ है, इसके बारे में ही हम विचार करेंगे। पूरे वीडियो में हम एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को इक्वल रखने की कोशिश करेंगे ताकि हम दोनों पार्टी और दोनों नेतृत्वों के बीच न्याय कर सकें। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे इस वीडियो पे। मेरा नाम है अमर पांडे, ये है आपका चैनल अमर पांडे जीएस। दोस्तों, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पहले भारतीय जनता पार्टी अपने फॉर्मेशन में तो 1980 में आया है, लेकिन इसके जो सूत्र हैं वो जनसंघ और आरएसएस से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब जनसंघ बना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब 1952 में जनसंघ की घोषणा की, तब इसमें कई छोटे छोटे पार्टी और समूह थे, जिसमें आपके विश्व हिंदू परिषद के लोग भी थे, आरएसएस के लोग भी थे और बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल थे। इन सबको शामिल करके जनसंघ नाम की एक पार्टी बनाई गई जो कि कांग्रेस के विरुद्ध एक तरह से खड़ी हुई एक जन क्रांति थी। और 1925 में आरएसएस जब बनाया हेडगेवार ने, तो इन्होंने हिंदुत्व को और हिंदूवादी नीतियों को लेकर बहुत ही कट्टरता से इन्होंने इसका संचालन किया और उसको आगे बढ़ाया। ज़्यादातर हम देखने लगे कि जनसंघ में जो आरएसएस के कर्मचारी थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए किसी भी निर्णय में, किसी भी मुद्दे में आरएसएस का परोक्ष रूप से सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता था कि जनसंघ का कोई भी अगर मुद्दा उठता है, चाहे वो राम मंदिर हो या धारा 370 हटाना हो, उसमें आरएसएस का बहुत बड़ा रोल रहता था। हम आगे ये भी देखते हैं कि जो मेन लीडरशिप बची, उस लीडरशिप में आपके बाकी पार्टियों का कोई नामो निशान नहीं बचा। आरएसएस के ही कर्मचारी थे जो इनके नेतृत्व को संभालते थे। जनसंघ आगे चलकर जनता पार्टी बनती है। 1977 में क्या होता है, इंदिरा गांधी को हराने के लिए एक मजबूत विपक्ष की जरूरत थी। और ये मजबूत विपक्ष कैसे बना, जब इसमें एक जनता दल, कांग्रेस ओ और इस तरह की कई छोटी छोटी पार्टियां मिलकर जनसंघ के साथ मिलकर एक जनता पार्टी का गठन करती हैं। और ये जनता पार्टी 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार को हरा देती है और मोरारजी देसाई इसी तरह से प्रथम गैर कांग्रेसी आपके प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और मोरारजी देसाई की सरकार 1977 तक चलती है, उसके बाद ये सरकार फिर से गिर जाती है। और यहाँ तक तो बहुत अच्छा कहा जाए तो एक ढांचा जो है बीजेपी का बन जाता है। लेकिन हम आगे चलकर देखते हैं कि जो ये जनता पार्टी थी और जो ये आरएसएस था, इनके बीच गहरे मतभेद होने लगे, क्योंकि आरएसएस से आए हुए जो नेता थे वो कट्टर हिंदूवादी थे, जबकि जो अन्य पार्टियां जो जनता पार्टी में शामिल थी वो संप्रदायवाद को उतना नहीं मानती थी और वो चाहती थी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है और जनता पार्टी भी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को माने। लेकिन आरएसएस के जो कर्मचारी थे वो उतना ज़्यादा इस पर विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि एक राष्ट्र को बनाने के लिए धार्मिक रूप से भी उनको कहा जाए तो मजबूत होना पड़ेगा। इस तरह के वेरिएशन जब होते हैं, जब डाइवर्सिटी होती है, तो डाइवर्सिटी मजबूती को कम करती है। और इसी विचारधारा के जो समर्थक थे उन्होंने क्या किया कि जनता पार्टी को तोड़ दिया और जनता पार्टी टूटने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाया, जिसमें आरएसएस का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। और आरएसएस से आए हुए नेता ही इसके मेन लीडर थे, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये सब इसके मुख्य धारा के जो नेता थे और इन्होंने ही इसका नेतृत्व संभाला। वैसे तो इस पार्टी को उतना ज़्यादा समर्थन नहीं मिला,
क्योंकि ये टूटी हुई पार्टी थी तो इसमें उतने ज़्यादा सहयोगी भी नहीं थे। लेकिन इस पार्टी ने जितना संघर्ष किया शायद ही इतिहास में उतना किसी भी पार्टी ने संघर्ष किया होगा। इस पार्टी ने संघर्ष किया और 1992 में इन्होंने कांग्रेस की सरकार को गिराया और सिर्फ 13 दिन के लिए सरकार बनाया, लेकिन वह एक मजबूत सरकार बन गई थी। 13 दिन के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, उनके प्रधानमंत्रित्व में एक सरकार बनती है। 13 दिन के बाद वो सरकार गिर जाती है और उसके बाद फिर से अटल बिहारी की जब सरकार बनती है तो 2004 तक चलती है वो। और इस तरह से हम कहें तो अटल बिहारी का जो नेतृत्व है वो बीजेपी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आधारशिला जो है अटल बिहारी वाजपेयी ही ने रखा और अटल बिहारी वाजपेयी का जो पूर्ण काल था 2004 तक का जो उनका कार्यकाल था वह भारत के लिए एक ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है, क्योंकि इसी में हमको परमाणु शक्ति मिली है। इसी में हम देखते हैं कि ऐसी योजनाएं आई जिसने भारत को परोक्ष रूप से आर्थिक स्थिरता की ओर ले गए। अब हम बात करते हैं कि अटल बिहारी और फिलिस्तीन और इजराइल का जो बात है वो किस तरफ था। तो देखिए, अटल बिहारी हो या जवाहरलाल नेहरू हो या महात्मा गांधी हो, सबका जो पक्ष है वह परंपरागत रूप से हमेशा से फिलिस्तीन की ओर रहा है। कारण क्या है कि 1947 में जब राष्ट्र संघ में इजराइल को मान्यता दी जाती तब भी भारत आपके फिलिस्तीन के पक्ष में था। कारण क्या है कि फिलिस्तीन जो है वास्तविक रूप से फिलिस्तीन ही इजराइल और गाजा का जो क्षेत्र है उसका मुख्य कहा जाए दावेदार है, वही उसका कहा जाए तो सर्वाधिकारी है। पूरा अधिकार फिलिस्तीन का है। परंतु इजराइल को जब मान्यता दी गई यूएस के द्वारा, यूएनए के द्वारा, तब क्या हुआ कि भारत ने इसका खुलकर प्रतिकार किया कि जिसकी भूमि है उसको मिलनी चाहिए। और अटल बिहारी भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया और अटल बिहारी ने भी कहा कि जो फिलिस्तीन का भाग है या इजराइल का भाग है, ये दो राष्ट्र एक साथ या तो सहयोग में रहें या तो ये पूरा क्षेत्र फिलिस्तीन का है, इजराइल ने वह भूमि छीन कर रखा है। और वास्तविकता भी यही है कि इजराइल ने गाजा और वेस्ट बैंक को छोड़कर पूरा क्षेत्र को कब्जा कर लिया है जो कि फिलिस्तीनियों का क्षेत्र था। तो अटल बिहारी ने हमेशा जो वहाँ के जो मुख्य लीडरशिप थे यासर अराफात जो फिलिस्तीनी राष्ट्रपति थे, इनसे बहुत अच्छा संबंध बनाए रखा और खुलकर अटल बिहारी ने कहा कि भारत फिलिस्तीन के प्रति समर्पित है। फिलिस्तीन के जो एक राष्ट्र के रूप में जो व्यापक इनका ढांचा है उसके प्रति प्रतिबद्ध है कि फिलिस्तीन का हम समर्थन करते हैं। इस तरह से अटल बिहारी का अगर हम देखें तो अटल बिहारी का जो पूरा पक्ष था फिलिस्तीन के पक्ष में था, लेकिन उन्होंने इजराइल को भी साथ में रखा था। फिर भी इजराइल जो गैर कानूनी काम कर रहा था, एक तरह से कहा जाए इंटरनेशनल लॉ को तोड़कर वो फिलिस्तीन के भूमि पर कब्जा कर रहा था, अटल बिहारी ने इसका प्रत्यक्ष रूप से विरोध किया और ऐसा भी कहा कि हम यासर अराफात के साथ हैं, भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, क्योंकि यह फिलिस्तीन के मानवाधिकार का उल्लंघन है। एक राष्ट्र को उसके भूमि से वंचित करना, उसके अधिकारों से छीनना, ये कहीं से भी हम इसको मान्य नहीं मानते हैं, इसको मान्यता नहीं प्रदान करते हैं। और इस तरह से अटल बिहारी का जो पक्ष था या उस समय कहा जाए कि अटल के नेतृत्व का जो भाजपा था उसका पूरा जो जोर था वह फिलिस्तीन की ओर था। अब हम बात करते हैं अटल बिहारी से निकलकर अब हम देखते हैं वर्तमान के जो नेतृत्व है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में जो सफलता के साथ आई है या जिस मेजॉरिटी के साथ इसने सत्ता को लेकर आया है अपने पास, शायद वह कभी भी कोई भाजपा का नेता या लीडर कभी इतना सोच नहीं सकता था। और शायद भारतीय जनता ने भी इतना सहमत होकर इनको सपोर्ट किया, भारतीय जनता पार्टी को, कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता ने इतना ज़्यादा नहीं सोचा था कि इस तरह का सफलता उनको प्राप्त हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंटरनेशनल पर्सन नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो हम बोलना चाहेंगे वो ये है कि इनका जो पॉलिटिकल व्यू है या कहा जाए इनके नेतृत्व में जो भाजपा है, ये भाजपा बहुत ज़्यादा कहा जाए तो आर्थिकवादी दृष्टिकोण अपनाती है। इन्होंने अपने लाभ के लिए बहुत कुछ बदला है जो कि भाजपा की मूल नीतियां जो थी पहले उससे बहुत ही अलग है।
नरेंद्र मोदी की सरकार वैसे तो इजराइल फिलिस्तीन के बीच में मध्यस्थता करने का काम करती है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार का एक पक्ष जो है, एक बड़ा जो खेमा है वो इजराइल के समर्थन में हमको दिखाई देता है। इसके लिए सबसे बड़ा कहा जाए कि जो मोदी जी का जो पॉलिटिकल व्यू है उसको हम कह सकते हैं कि एक यथार्थवादी सिद्धांत को ये अपनाए हुए हैं। चूँकि देखिए इजराइल और भारत का जो संबंध है पहले चाहे जो भी रहा हो, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति में अगर हम देखें तो इजराइल और भारत दोनों की स्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आतंकवाद का। और आतंकवाद से निपटने का जो अनुभव है इजराइल के पास बहुत ही गहन अनुभव इस मामले में है, और भारत अगर इस पक्ष में होता है इजराइल के तो बहुत हद तक हम आतंकवाद से निपट सकते हैं। साथ ही साथ रक्षा सुरक्षा से सहयोग और टेक्नोलॉजी जो है उससे हम भारत को बहुत मजबूत देश बना सकते हैं, और इसके लिए हमको सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमको इजराइल का सहयोग करना पड़ेगा या इजराइल का साथी सहयोगी देश बनना पड़ेगा, ताकि इजराइल से जो टेक्नोलॉजी हमको प्राप्त हो सके उसका उपयोग हम भारत के सुदृढ़ीकरण के लिए कर सकें। कहा जाए तो आज के समय में भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में इजराइल का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। इजराइल हमारा पहला समर्थक देश है जिसने हर मामले में हमारा सहयोग किया है। यहाँ तक कि कारगिल वॉर भी हो या किसी भी प्रकार का वॉर अगर भारत ने लड़ा है तो इजराइल हमारा बराबर का सहयोगी रहा है, उसने हमें हमेशा सहयोग किया है। तो मोदी जी का बिल्कुल सिद्धांत ये है कि जो लाभवादी सिद्धांत है, आर्थिक दृष्टिकोण है, उस पर मोदी जी टिके हुए हैं। इनकी सरकार जो है वो आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर चलती है कि जहां से हमको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है या बेनिफिट हमको प्राप्त हो सकता है हम उसके पक्ष में हैं। लेकिन फिर भी मोदी सरकार कभी भी फिलिस्तीन को जो हमारा परंपरागत उसका जो हम लोग सहयोग करते आ रहे हैं उसका भी विरोध खुलकर नहीं किया है कभी भी। एक तरह से मीडिएटर के रूप में भारत मोदी के नेतृत्व में रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो मोदी जी का जो सहयोग है फिलिस्तीन की तरफ होने का कारण भी है, क्योंकि देखिए फिलिस्तीन को डायरेक्ट समर्थन है यूएस का, और भारत भी यूएस का प्रत्यक्ष समर्थन चाहता है, क्योंकि हमारा जो भी प्रोडक्ट है या क्रेडिबिलिटी है उसको निर्धारित करने में बहुत बड़ा योगदान होता है यूएस का। चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट हो, इंटरनेशनल जब उसको मार्केट में हम लाते हैं तो उसको क्रेडिबिलिटी मिलती है यूएस के समर्थन के साथ, और यूएस का समर्थन भारत के लिए तब होगा जब हम उसके दोस्त को दोस्त समझें। सिंपल रूल यही होता है कि दोस्त का दोस्त हमारा भी दोस्त होता है, और यही नीति मोदी जी ने अपनाया है इजराइल फिलिस्तीन के मामले में कि हम इजराइल को अपने ज़्यादा क्लोज देखते हैं जब हम मोदी जी के व्यू से हम इजराइल फिलिस्तीन के मामले में देखते हैं। आतंकवाद के मामले पे भी हम देखें तो हम इजराइल के टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं अपने देश की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। अगर हम देखें अरब कंट्रीज़ की तो ऐसा नहीं है कि अरब कंट्रीज़ यूएस के विरुद्ध हैं, बल्कि अरब कंट्रीज़ भी यूएस का समर्थन करते हैं। और कई अरब कंट्री हैं जैसे मिस्र हो गया, कुवैत हो गया, इन्होंने इजराइल को मान्यता दे रखा है। और अब तो बहुत सारे खाड़ी देश हैं जिन्होंने अब्राहम समझौता के तहत इजराइल के साथ एक गठबंधन भी बनाया है। तो इन सब को देखते हुए अगर वर्तमान परिदृश्य में हम देखें तो मोदी जी की नीति जो परंपरागत रूढ़िवादी नीति थी फिलिस्तीन समर्थक, उससे निकलकर आर्थिकवादी और लाभवादी नीति को अपनाते हुए इन्होंने इजराइल का समर्थन किया है। और क्योंकि भारत एक गुटनिरपेक्ष देश है, इसलिए भारत कभी भी किसी एक पक्ष में नहीं जा सकता, परंतु जो लीडरशिप होती है वह तय करती है कि हम किसके पक्ष में हैं। और अभी की वर्तमान जो लीडरशिप है वह अब्राहम समझौता के पक्ष में है, वो यूएस के पक्ष में है, या कहा जाए तो इजराइल के पक्ष में है। तो दोस्तों ये थे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। आप पूरे वीडियो में हमने अपने आप को मीडिएटर रखा है, हम किसी भी पक्ष में जाने से कतरा रहे हैं।
आप ही निर्णय करिए कि कौन से पार्टी ने ज़्यादा भारत को सुदृढ़ बनाया है, किसके समर्थन ने भारत को ज़्यादा लाभ पहुंचाया है। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और आप पूरे वीडियो में बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।